हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल मेरी उड़ान पर। 10वीं क्लास वालों के लिए लेके आया हूँ। तीसरी यूनिट कंप्लीट है ये। आप इसका ध्यान से अध्ययन कर लेना, वीडियो को ध्यान से देख लेना। वीडियो के अंदर टॉपिक के साथ साथ उनके चित्र भी दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप। अपने टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर वेजिटेबल है, सोलनेसी है ना, तो वहाँ पे हम वेजिटेबल की बात करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड पेस्ट क्या होता है, इंटीग्रेटेड डिजीज़ क्या होता है। देखो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है एकीकृत नासी जीव प्रबंध, और इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का मतलब होता है एकीकृत नासी रोग प्रबंध। तो यहाँ पे दोनों का हिंदी मतलब IPM, इसको IP और M के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। ये IPM के नाम से, IPM की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, IPM की फुल फॉर्म बताओ, तो आपने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट लिखना है। तो यहाँ पे बात हो रही है IPM। तो IPM शब्द है जो पहली बार 1972 के अंदर दिया गया था। तो पहली बार IPM शब्द 1972। IPM एक कीट नियंत्रण या प्रबंध करने की विधि है जिसमें ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिससे पर्यावरण पर कोई नुकसान नहीं होता और कीटों की जनसंख्या इस स्तर पर तक नियंत्रण होती है कि उनका एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बना रहे। अब यहाँ पे बात आ रही है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल वो लेवल होता है, यानी कि एक प्लांट के एक पत्ते के ऊपर कितने कीट है या एक प्लांट के ऊपर कितने कीट है। तो यहाँ पे बात कर लो, आप मान लो एक प्लांट का एक पत्ता है, तो उस पत्ते के ऊपर 1 से 3 कीट है या 1 से 6 कीट है या 1 से 9 कीट है। तो ये स्तर होता है ना, वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। जो नुकसानदायक लेवल होता है वो 1 से 6 कीट के बाद शुरू होता है, और 1 से 3 कीट अगर एक प्लांट के ऊपर है तो कोई नुकसान वाली बात नहीं होती, वो अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। तो IPM की परिभाषा ये सही रहेगी आपके लिए, सबके लिए। और देखो, IPM एक कीट नियंत्रण प्रबंध करने की विधि है जिसमें ऐसी तकनीकी का उपयोग किया जाता है पर्यावरण तथा कीट जनसंख्या को इस प्रकार नियंत्रण किया जाता है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे तथा कीट जनसंख्या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तक नियंत्रित की जा सके। ये परिभाषा है। उसके बाद IPM के अंतर्गत जो मुख्य विधियां होती है इनको नियंत्रण करने की, इनको प्रबंध करने की, तो वो कल्चरल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड सबसे मुख्य विधियां होती है। इसमें जो केमिकल मेथड होता है उसको अवॉइड किया जाता है, रोक दिया जाता है, वो उपयोग में नहीं लेके आते। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कल्चरल मेथड की। आप नोट करते रहिए, साथ साथ वीडियो को रोक के नोट करते रहिए। और एक बात और ध्यान रखें, वीडियो के लिए आप आपके ही चैनल मेरी उड़ान को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि जल्द से जल्द जो भी वीडियो है वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम बात कर रहे हैं कल्चरल मेथड की। कल्चरल मेथड के अंदर क्या होता है कि ये जो सामान्य विधियाँ यहाँ पे लिखा रखी है, इन विधियों का उपयोग करके कल्चरल मेथड अपनाया जाता है। यहाँ पे पहला है सैनिटेशन। सैनिटेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी, जैसे अब आजकल कोरोना चल रहा है तो उसके ऊपर एक नाम सुना होगा सैनिटाइज़र, है ना, वही चीज़ सैनिटेशन और सैनिटाइज़र तो मिलता जुलता रूप है। वही देखो, सैनिटेशन आ रहा है ना, सैनिटाइज़र होता है यानी ऐसी दवाई जो चीज़ को साफ़ करे, और सैनिटेशन यानी कि साफ़ रखना, स्वच्छ रखना, वो चीज़ सैनिटेशन। आप स्वच्छता या सफाई हिंदी में बोल सकते हो। तो यहाँ पे सैनिटेशन की बात हो रही है। और उसके बाद है टिलेज। नंबर 2 पे टिलेज इंटर कल्टिवेशन, उगाई हुई फसल के अंदर टिलेज करना। प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, वो तो सुना होगा, भूपरिष्करण बोलते हैं हिंदी में जिसको। उसके बाद नंबर 3 पे कल्टीवेशन सिलेक्शन, बिजाई की जो किस प्रकार की विधियां हैं उसके, इन सब का अध्ययन आगे मैं डिटेल से करवाऊंगा। उसके बाद टाइम ऑफ सोविंग, प्लांट पॉपुलेशन, देखो पादप की जनसंख्या कितनी है वो भी सारे डिपेंड करती है इनके ऊपर। किन के ऊपर? कीट नियंत्रण के ऊपर, IPM के अंतर्गत कीट नियंत्रण। उसके बाद है मैनर्स फर्टिलाइजर, वाटर मैनेजमेंट, हैबिटेट, इन सब का अध्ययन अब कर लेते हैं अपने डिटेल से। पहला है सैनिटेशन, स्वच्छता। तो यहाँ पे क्या होता है सैनिटेशन के अंदर
कीटों तथा उनके आश्रय स्थलों को, कीट तथा उनके आश्रय स्थलों को वहां से हटाना, फार्म पर उपलब्ध बीजों को कीट रहित रखना, बीजों का उपयोग करने से पहले उन्हें अच्छी प्रकार जांच करके उपयोग में लाना, ये होता है सफाई का। अब देखो पहला एक शब्द आया है आश्रय। आश्रय मतलब कीटों तथा उनके आश्रय स्थलों। अब कीट कहाँ रह रहा है? कई बार क्या होता है कि फसल हमने काट ली फिर भी उसके कीट जीवित है, तो वो जीवित कहाँ रह रहे हैं, उसके होस्ट कौन सा है, उस होस्ट को बिल्कुल खत्म करना, ये होता है उनके आश्रय स्थलों को खत्म करना। और प्रजनन से पहले उनको हटाना। अब प्रजनन करते हैं तो वो अंडे वगैरह कहाँ देते हैं? पत्तियों के नीचे अंडे देते हैं, तो उनको वहाँ से हटाना। फार्म पर उपलब्ध बीज होते हैं उनको कीट नियंत्रण। अब बीज हमने कटाई कर ली फसल, उसके बाद भंडारण करते हैं, तो भंडारण के साथ बहुत सारे कीट भंडारित हो जाते हैं, तो उनको बचाना है बीजों को। और जब बुआई करनी है तो बीजों को कीट रहित उपयोग करना है। कई बार कीटों के अंदर बीजों के अंदर कीट वगैरह होता है, तो वो साथ में हम बीज देते हैं और उससे क्या होता है वो अपना प्रजनन करके बाद में संख्या बढ़ा देता है। सैनिटेशन की बात है टिलेज और इंटरकल्टिवेशन। तो यहाँ भूपरिष्करण तथा अंत सस्य या अंतर सस्य बोल देते हैं। टिलेज के द्वारा कीटों को प्यूपा अवस्था में को आसानी से नष्ट किया जाता है। अब प्यूपा की बात आई है तो प्यूपा एक अवस्था है, कीट अवस्था, वो भूमि के अंदर होती है लगभग। तो जैसे अब हम उसकी बात कर लें ग्रास हॉपर की, तो ग्रास हॉपर क्या होता है अपने अंडे वगैरह भूमि के अंदर देते हैं और प्यूपा अवस्था भूमि के अंदर ही बनती है। तो क्या करते हैं हम मिट्टी को जब पलट देते हैं गर्मियों के मौसम में, तो अधिक तेज धूप के कारण वो कंट्रोल हो जाते हैं, सारे के सारे प्यूपा वगैरह खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे टिलेज के द्वारा कीटों की प्यूपा अवस्था को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार का यहाँ पे नाम आया क्योंकि ये उनके आश्रय स्थल है, बहुत सारे खरपतवार उनके आश्रय स्थल हैं। अब जैसे वाइट फ्लाई की बात कर लेते हैं, तो वाइट फ्लाई है वो पार्थेनियम के ऊपर जीवन यापन कर लेती है। अब कोई फसल नहीं है तो वो पार्थेनियम के ऊपर रहती है, ठीक है, तो उसको नष्ट करना जरूरी होता है। उसके बाद नंबर 3 पे कल्टीवेशन सिलेक्शन, कल्टीवर सिलेक्शन या कल्टीवेशन सिलेक्शन। तो यहाँ पे कल्टीवेशन का शब्द आया है फसल के लिए। तो फसल का चयन करना है, हमने कौन सी फसल गानी है। तो यहाँ पे देखो फसल उत्पादन में ऐसी फसलों का चयन करना जिनमें कीटों तथा रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। यानी कि कोई कीट है, मान लो लेपिडोप्टेरा गण का कीट है, तो वो क्या है उस कीट के, जैसे हम बीटी कॉटन है, तो बीटी कॉटन क्या होता है लेपिडोप्टेरा गण के जो कीट होते हैं वो उसके ऊपर नहीं लगते, क्योंकि उनके अंदर क्या होगा एक जीन डाल दिया जाता है, तो वो क्या है उसके प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है उसके अंदर। तो ऐसे फसलों का चयन करना चाहिए, किस्मों का चयन करना चाहिए जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, या एक ही खेत के अंदर हम बार बार वही फसल ना नहीं बोनी चाहिए, जगह बदल बदल कर बोनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पे आ रहा है टाइम ऑफ सोविंग। बिजाई का जो समय है उसमें थोड़ा हेर फेर करके या अगेती बिजाई करके या पछेती बुआई करके भी हम उनका नियंत्रण कर लेते हैं। फसल की बिजाई में परिवर्तन करके कीटों और रोगों से बचा जा सकता है। उसके बाद प्लांट पॉपुलेशन की बात हो रही है, पादप जनसंख्या। तो पादप जनसंख्या के प्रति इकाई क्षेत्र में पादपों की संख्या भी कीट तथा रोगों के अंतर आकर्षित करती है। अब कई बार क्या अब समझने वाली बात यह है, अधिक अपने जब भूमि के अंदर बहुत सारे पादप लगा रखे हमने बहुत ज़्यादा संख्या में, तो वो क्या होगा वहाँ पे नमी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी वहाँ पे कीटों का आकर्षण बहुत अधिक होगा। तो ये बात भी ध्यान रखना है, अगर अधिक पादप संख्या होगी तो अधिक नमी होगी, जिस कारण कीटों का तथा रोग अधिक फैलते हैं। इसके बाद है मैनर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक, अब देखो यहाँ पूर्ण सड़ी हुई, पहले खाद की बात कर लेते हैं। पूर्ण सड़ी हुई गोबर की खाद अपनानी है। अगर पूर्ण सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं अपना रहे तो क्या होगा, दीमक लग जाएगी, टर्माइट दीमक लग जाती है। अगर सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं अपनाएंगे तो दीमक का प्रकोप अधिक होता है। और उर्वरक की बात करते हैं तो अधिक ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन वाले उर्वरक दे रहे हैं, तो जिससे क्या होगा रस चूसक जो कीट होते हैं उनका आक्रमण ज़्यादा होगा। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंध की बात हो रही है। तो यहाँ पे जल प्रबंध जैसे भूमि में रहने वाले कीटों को पानी, अगर हमने भूमि के अंदर बहुत सारे कीट हैं और ऊपर से हमने पानी लगा दिया तो भूमि वाले कीट सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं और उन्हें पक्षी उठा लेते हैं, चुग लेते हैं, तो क्या होता वो अपनी संख्या कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद है हैबिटेट डिवर्सिफिकेशन। हैबिटेट डिवर्सिफिकेशन यानी स्थान विविधीकरण।
स्थान विविधीकरण क्या होता है? बहुत सारे कीट एक निश्चित प्रकार के पादप पर भोजन करना पसंद करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे बात आ रही है, अभी एक हमने 5 प्लांट लगा रखे हैं, तो एक ही प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे। देखो पहला प्लांट, ये 4 प्लांट है या 5 प्लांट है, तो इस पहले प्लांट के ऊपर सबसे ज़्यादा कीट है, तो लास्ट वाले पे सबसे कम मिलेंगे। क्योंकि ये कीटों की क्या होता है, एक माइंड के ऊपर डिपेंड होता है। कीटों में भी एक प्लांट के ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं, वो खत्म होने के बाद दूसरे पे जाते हैं वो। तो ये होता है स्थान विविधीकरण। बहुत सारे कीट एक निश्चित प्रकार के पादप पर भोजन करना पसंद करते हैं, इसलिए 2 प्रकार की फसलों को एक साथ उगाकर इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये भी होता है जैसे चना और सरसों 2 उगा रखे हैं, तो कई बार क्या होता है, जो चने का जो कैटरपिलर है, आर्मी बोरम बोलते हैं जिसको, तो आर्मी बोरम वो चने को खाना पसंद करेगा लेकिन सरसों को खाना नहीं करा। 2 लाइनें हमने चने की लगा रखी है, 2 लाइनें हम सरसों की लगा रखी है, तो इन 2 लाइनों में वो रहेगा, उसको सरसों वाली लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। इससे ये बचाव हो जाता है। उसके बाद हैंड पिकिंग मेथड भी बोलते, एक नेक्स्ट है हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड क्या होता है? हाथों के द्वारा कीटों को या कीटों के लार्वा को पकड़ कर नष्ट करना और जंगली घास वाले जो पादप होते हैं उनको नष्ट करना वहाँ से। उसके बाद बिहेवियर मेथड, बिहेवियरल मेथड भी बोल देते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि देखो, एक होता है फिरोमोन और एक होता है फेरोमोन। इन दोनों का बात बता देता हूँ। फिरोमोन क्या होता है? फिरोमोन एक ट्रैप होता है। देखो फिरोमोन एक एक्टो हार्मोन होता है। क्वेश्चन भी आ सकता है, फिरोमोन एक डैश यानी खालिस्तान होता है, तो आप एक्टो हार्मोन लिखोगे वहाँ पे। तो फिरोमोन एक एक्टो हार्मोन होता है जो जीवों द्वारा स्त्रावित होता है। यह मादा हार्मोन होता है जो नर को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस हार्मोन को कैप्सूल में बंद करके एक जालीनुमा पात्र में रख दिया जाता है, जिससे नर कीट आकर्षित होकर जाली में फंस जाता है और यह हार्मोन लेपिडोप्टेरा गण के कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है, फिरोमोन। उसके फेरोमोन है, वो क्या होता है? प्रीडेटर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे शब्द आया है कि प्रीडेटर। प्रीडेटर एक होता है पैरासाइट, एक होता है प्रीडेटर। पैरासाइट होता है किसी जीव के ऊपर रहकर जीवन यापन करने वाला, और प्रीडेटर उसको पूरे को खाने वाला, उसको खा जाता है। तो यह है प्रीडेटर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। देखो कीट नियंत्रण के लिए दूसरे जीवों का उपयोग करेंगे, तो उन जीवों की जो एफिशिएंसी होती है उनको बढ़ाने के लिए फेरोमोन का उपयोग किया जाता है। और यह एक वाष्पशील यौगिक होता है, वहाँ रखने के बाद वो वाष्प बन के उड़ जाता है, उन कीटों के रगों में चला जाता है और वो इतनी एक्टिव पावर बढ़ा देता है कि वो उसको दूसरे कीट को नष्ट कर देता है। उसके बाद आया है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड या जैविक विधि भी बोल देते हैं। जैविक विधि के अंदर क्या है? जैविक नियंत्रण से तात्पर्य है कीट पतंगों या खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए जीवों का सहारा लेना होता है। ठीक है, जीवों का सहारा। कीटों की आबादी को कम करने के लिए किसी भी बायोटिक एजेंट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करना। अब यहाँ पे शब्द है बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट कौन सी है? अभी तो आपको बताया था ना, एक पैरासाइट, प्रीडेटर, है ना, वो ही बायोटिक एजेंट है। यहाँ पे देखो पैरासाइट की बात कर लेते हैं। पैरासाइट होता है परजीवी। तो यहाँ पे हमने 4 पैरासाइट के नाम लिखे हैं, वो 4 पैरासाइट उपयोग होता है। पहला है ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा एक पैरासाइट है जो वेजिटेबल के लिए उपयोग किया जाता है। फिर है बैरोकॉन हैबेटर, जो शुगर कैन और कोकोनट के लिए उपयोग किया, शुगर कैन और कोकोनट के लिए। उसके बाद नंबर 3 है इलेसम। इलेसम भी बोल देते हैं, इलेसमस भी बोल देते हैं इसको। ये भी अपने बड़े जो प्लांटेशन वाले पादप होते हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर एक प्लांटेशन पादपों के लिए उपयोग किया जाने वाले एक और है नंबर 4 पे। ठीक है, इन चारों को आप लिख लेना, नोट कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे ट्राइकोग्रामा सबसे महत्वपूर्ण है ट्राइकोग्रामा। इनके बाद प्रीडेटर आ रहा है, परभक्षी। परभक्षी कौन से है? स्पाइडर, लेडी बर्ड बीटल, ठीक है, और क्राइसोप्रेला स्पीसीज के जो जीव होते हैं वो, ये 3 है परभक्षी। उसके बाद प्रीडेटर और पैरासाइट के बाद हम बात करें हैं माइक्रोबाइल ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबाइल ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं दिखाई नहीं देते लेकिन अपने लिए लाभदायक हैं। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 पे वायरस, नंबर 2 पे बैक्टीरिया और नंबर 3 पे नेमेटोड।
अब यहाँ पे निमेटोड भी लाभदायक है, कुछ सभी निमेटोड नहीं, कुछ निमेटोड ही लाभदायक है, कुछ वायरस ही लाभदायक है। अब देखो एनपीवी वायरस है, एक सीपीवी वायरस है। ये क्या होता है, ये दो वायरस हैं जो लाभदायक है अपने लिए। और उसके बाद बैक्टीरिया बीटी यानी बेसिलियस थ्यूरिजेंसिस, बीटी कॉटन होता है ना, बीटी नरमा, बीटी बैंगन, तो यहाँ बीटी जो बैक्टीरिया है वो लाभदायक है। उसके बाद निमेटोड हेटेरो एबिनी होता है ना, एक हेटेरो एबिनी भी होता है, वो भी नोट कर लेना। हेटेरो एबिडिटी स्पीसीज़ का भी एक और है, हेटेरो एबिडिटी स्पीसीज़ का। एनपीवी की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर पॉलीवायरस, ठीक है, ये नोट कर लेना आप। इनके बाद होते हैं नेक्स्ट नंबर आता है ट्रैप क्रॉपिंग। कई बार परिभाषा पूछ ली जाती है, ट्रैप क्रॉपिंग क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रैप क्रॉपिंग से तात्पर्य है ऐसी फसल या पादप से है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी जाल के अंदर फंसा लेता है। वो अपनी जाली नुमा जाल नहीं बना होता, लेकिन वो अपनी ओर आकर्षित करता है, वो भी एक प्रकार का जाल होता है। अब देखो ये रो इंटरक्रॉपिंग, पैरामीटर इंटरक्रॉपिंग भी होते हैं, बॉर्डर स्टेप क्रॉपिंग, इन 3 प्रकार से इन ट्रैप क्रॉप का उपयोग किया जाता है। अब देखो पहला है बॉर्डर स्ट्रेपिंग। बॉर्डर ट्रैप क्या होता है, खेत के चारों तरफ एक बॉर्डर लगाई जाती है, ठीक है, जैसे कॉटन की हमने लगा रखा है, ठीक है, तो कॉटन के अंदर क्या होता है, एक प्लांट होता है भिंडी, उस भिंडी के पादप को लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हैं, कपास लगा रखी है तो उसके चारों तरफ एक एक लाइन तिल के पादप की लगा दी या भिंडी के पादप की लगा दी, तो क्या होता है, ये तिल और भिंडी अपनी ओर कीटों को आकर्षित करते हैं। कपास के लिए तिल और भिंडी, लहसुन के लिए गेंदा लगा रखा है और गोभी के लिए सरसों लगा रखी है, तो ये क्या होते हैं, ये ट्रैप क्रॉप है। रो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, लाइन के मध्य में लगाना और प्रीमीटर के अंदर कहीं कहीं, खेत के अंदर कहीं कहीं पे लगा देना। तो ये होता है 3 प्रकार से, रो इंटरक्रॉपिंग, बॉर्डर स्टेप क्रॉपिंग और प्रीमीटर। तीनों के बारे में लिख लिया, नहीं लिखा फिर से एक बार बता देता हूँ। बॉर्डर ट्रैप क्रॉपिंग होता है खेत के चारों तरफ एक लाइन ट्रैप क्रॉप की लगाना, और ट्रैप क्रॉप होता है तिल, गेंदा, सरसों, भिंडी, ठीक है, ये एग्जाम्पल है ट्रैप क्रॉप के। पैरामीटर होता है खेत के अंदर कहीं कहीं प्लांट लगा देना ट्रैप क्रॉप का, और रो इंटरक्रॉपिंग होता है खेत के मध्य में एक लाइन या 2 लाइनें लगा देना लाइनों के मध्य में। उसके बाद है लाइट ट्रैप। ट्रैप क्रॉप के बाद लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप क्या होता है, कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, अंततः रात्रि में कीटों के लिए लाइट ट्रैप का उपयोग किया जाता है। लाइट ट्रैप उपयोग करते समय एक बात ध्यान रखना है, लाइट ट्रैप 2 या 2.5 घंटे या 3 घंटे तक ही अपनानी है, और वो टाइम 8 से 10 PM तक होना है, याद रखना 8 से 10 PM। ये गर्मियों में है और सर्दियों में 2 घंटे पहले कर देना है, ठीक है, 6 से 8 PM, 6 से 8 PM ये होता है सर्दियों के लिए, ये होता है लाइट ट्रैप। उसके बाद है सॉइल ट्रैप, एक प्रकार सॉइल ट्रैप है। सॉइल ट्रैप के लिए क्या होता है, मिट्टी में पिट यानी गड्ढा बना दिया जाता है, यहाँ पे अपना खेत है, ठीक है, और खेत के चारों तरफ क्या होते हैं, ऐसे नालियाँ बना देनी है या गड्ढे बना देने हैं, ये होता है पिट ट्रैप, सॉइल ट्रैप या पिट ट्रैप। इससे क्या होता है, दूसरे खेत से जो कीट वगैरह होता है, कैटरपिलर होते हैं, रेंग के चलने वाले जितने कीट होते हैं, वो उस गड्ढों को क्रॉस नहीं कर पाते, वो अंदर गिर जाते हैं, ठीक है, ये होता है सॉइल ट्रैप। उसके बाद है वेजिटेबल क्रॉप ग्रोविंग कंडीशन। कंडीशन के आधार पर वेजिटेबल को ग्रो करने हैं, तो वो कंडीशनें कौन सी है, ये टॉपिक है आपका, ध्यान से नोट कर लेना, इसको ध्यान से सुन लेना। तो यहाँ पे कुछ कंडीशनें हैं जो वेजिटेबल क्रॉप को ग्रो करते हैं उस समय आती है। तो पहली है सॉइल। सॉइल की बात हो रही है तो ढीली तथा कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए। जिस मिट्टी का हमने उपयोग कर रहे हैं, जिस मिट्टी के अंदर हम पादप लगा रहे हैं, तो वो ढीली होनी चाहिए तथा कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर उनके अंदर अधिक होना चाहिए। भूमि में नाइट्रोजन तथा अन्य पोषक तत्वों को बढ़ाना चाहिए। नाइट्रोजन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक मात्रा में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है बात सनलाइट की, सूर्य के प्रकाश की। तो स्थान की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि सूर्य के प्रकाश पूर्ण रूप से
पादपों को मिलना चाहिए। उसके बाद अधिक फसलों को लगभग अधिकतर फसलों को 8 घंटे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। नर्सरी के समय अधिक तेज प्रकाश से पादपों को बचाना चाहिए। ये सब बातें ध्यान रखनी है। नर्सरी उगानी है तो ठंडे स्थानों पर उगानी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद है टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तापमान, तो तापमान सब्जी उत्पादन में महत्वपूर्ण जलवायु का कारक माना जाता है। तो बहुत सारी फसलें होती हैं कम तापमान वाली, मध्यम तापमान वाली और अधिकतम तापमान वाली, ठीक है। तो वो तापमान के अनुसार उनको लगाना चाहिए। उसके बाद है कूल सीजन क्रॉप और वर्म सीजन। जो अभी तापमान की बात चल रही है तो तापमान के अंदर कूल सीजन वाली और गर्मी के सीजन वाली दोनों है। जैसे कूल सीजन की बात करें तो गोभी, फूल गोभी, गाजर, आलू, टमाटर, ये है कूल सीजन की, यानी कि सर्दियों के मौसम में उगाने वाली फसलें हैं गोभी, फूल गोभी, गाजर, आलू, टमाटर। अब वर्म सीजन की बात करें गर्मी के सीजन की तो मिर्च, भिंडी, शकरकंद, बैंगन, शिमला मिर्च, ये है गर्मी के मौसम की। तो गर्मियों की बात आ रही है, तापमान की बात आ रही है, तो तापमान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सामने लिख रखा है, इनको नोट कर लेना आप। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए मिर्च, बैंगन, भिंडी, तरबूज और शिमला मिर्च उगा सकते हैं। 21 से लेकर 24 तक टमाटर है। 15 से 18 डिग्री यानी थोड़ा सा कम तापमान हो गया तो यहाँ पे आलू, मटर, गोभी, सरसों और गाजर। और 12 डिग्री यानी कि 15 से कम हो रहा है, 12 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक प्याज उगा सकते हैं। इनको नोट कर लेना, याद कर लेना, अच्छी प्रकार परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद बात हो रही है जो कॉमन डिजीज कौन कौन से हैं। देखो हमने पहले आईपीएम पढ़ लिया था, डिजीज और पेस्ट का दोनों का आईपीएम है वो पढ़ लिया था। उसके बाद कॉमन डिजीज कौन से हैं जो फसलों में लगते हैं, यहाँ पे सबका नाम लिख रहा हूँ एक बार और इनका मैं फोटो भी आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ में। फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ वाटरमेलन, और इनका नियंत्रण करना भी सारों का इकट्ठा ही है, एक प्रकार से ही इनका नियंत्रण करना है। तो देखो फ्यूजेरियम विल्ट है वाटरमेलन, साथ साथ में चित्र भी चल रहे हैं इनके, आप देखते रहने दिखने में कैसे। ओनियन पिंक रॉट, ओनियन पिंक रॉट, ओनियन पिंक रॉट के बाद नंबर आता है वाइन डिक्लाइन ऑफ कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स होता है जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है, बेलें होती है, ककड़ी, खरबूजा, कद्दू, टिंडो, है ना, ये होते हैं कुकुरबिट्स। तो सभी प्रकार के कुकुरबिट्स के अंदर ये रोग होता है। बैक्टीरियल स्पीक ऑन टोमेटो, बैक्टीरियल स्पीक ऑन टोमेटो। उसके बाद है अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, ये टोमेटो का अर्ली ब्लाइट है। और रूट नॉट ऑफ निमेटोड, रूट नॉट निमेटोड, रूट नॉट नॉट निमेटोड। उसके बाद एक सीडबोर्न डिजीज है स्पिंच, स्पिंच होता है पालक, पालक का सीडबोर्न डिजीज। इन सब का नियंत्रण एक प्रकार से ही किया जाता है आईपीएम के अंदर। तो यहाँ पे नियंत्रण करने के लिए मुख्य जो बातें हैं वो आप ध्यान से नोट कर लेना, याद कर लेना। देखो पहला है क्रॉपिंग हिस्ट्री। क्रॉपिंग हिस्ट्री से तात्पर्य है पहली जो हमने फसल उगा रखी 1 या 2 सीजन की, तो वो कौन कौन सी फसल थी, उनका कुल क्या होता है वो डिपेंड करता है। उस देखो क्रॉपिंग हिस्ट्री ऑफ सॉइल को देखकर पादप उगाना चाहिए। अब देखो लगातार हमने मान लो गेहूं की बात हो रही है, हम सब्जी की बात कर रहे हैं, तो लगातार जैसे सोलेनेसी की लगा रहे हैं सब्जी, तो एक ही भूमि के ऊपर सोलेनेसी प्लांट नहीं लगाना, तो बदल बदल के हम सोलेनेसी प्लांट लगाने हैं। उसके बाद है अच्छी सूखी भूमि का उपयोग करना। नंबर 2 पे है अच्छी और सूखी भूमि का उपयोग करना। देखो गीली भूमि होती है, नम भूमि होती है, उनमें कीटों की संख्या ज़्यादा होती है, उनके प्यूपा वगैरह जिंदा रहते हैं उनके अंदर। तो क्या होता है अच्छी और सूखी भूमि का उपयोग करना है। बिल्कुल सूखी का मतलब ये नहीं है भी आप सूखी भूमि है उसके अंदर पादप लगा देना, नहीं। इसका मतलब है गर्मियों के सीजन के अंदर हमने टिलिंग अपने मिट्टी को पलट कर छोड़ दिया, वो अच्छी प्रकार सूख भी गई है, उसके अंदर जो प्यूपा वगैरह थे, खरपतवार थे, वो नष्ट हो चुके हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आ रहा है फील्ड सैनिटेशन। फील्ड सैनिटेशन का मतलब है जो भूमि है उसको बिल्कुल साफ करना है, कीटों से, उनके रोगों से, प्यूपा से, अंडों से, खरपतवारों से, सबसे बचाना है भूमि को।
और फील्ड सैनिटेशन करना हो तो फील्ड सैनिटेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो कीटों को मारना है तो कीटनाशी दवाई लेनी है, और उसके फंगीसाइड भी ले सकते हो, फंगस है अगर आपके खेत में तो फंगीसाइड लेने हैं। तो उन सब को क्या करना है, भूमि के अंदर छिड़काव करके ऊपर पॉलीथीन की एक शीट लगा देंगे ऊपर, और उसको 3 या 4 दिन तक बिल्कुल पड़ी रहने देनी है। उसके बाद उसको उठा देंगे, ठीक है। और कुछ प्रकार की भूमि में लगभग 7 दिन तक भी लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो खरपतवारों के बीज है वो गर्मी पाकर अंकुरित हो जाते हैं, जो कीटों के जो प्यूपा वगैरह है वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद है क्रॉप रोटेशन अपनाना, फसल चक्कर, यानी कि जो पहले फसल लगा रखी थी वही फसल ना लगा के किसी अन्य फसल का उपयोग करना। क्रॉप रोटेशन के बाद प्री प्लांट फंगीसाइड का उपयोग करना। यहाँ पे प्री प्लांट फंगीसाइड का मतलब है, जो हम प्री प्लांट बोल रहे हैं ना, प्री प्लांट, तो यहाँ के जो प्लांटेशन करना है, हमने पादप लगाना है, उससे पहले फंगीसाइड का उपयोग करना है। चाहे भूमि में कर लो, चाहे पादप की जड़ों को डिप करके फंगीसाइड के अंदर फिर लगाओ, तो ये प्री प्लांट फंगीसाइड हो गया। उसके बाद सीड हेल्थ टेस्टिंग के बाद उगाना, या सीड की जो हेल्थ है उसकी जांच परख करने के बाद ही उगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि टूटे फूटे बीज भी उगा देते हैं, जिससे क्या होता है, फसल अच्छी प्रकार नहीं होती, नुकसान हो जाता है। इसलिए क्या होता है, और कई बार रोगी बीजों को उगा देते हैं, तो उगाने से पहले 2% नमक के घोल में बीजों को उपचारित कर लेंगे, जिससे क्या होता है, जो खराब बीज है, टूटे फूटे बीज है, रोगी बीज है, वो सारे पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। 2% नमक का घोल बनाना है पानी के साथ में, और उसके अंदर बीज डालने हैं, जिससे खराब बीज तैर जाते हैं, उनको अलग कर लेना है, जो नीचे बैठ के उनका उपयोग बिजाई के लिए करना है। उसके बाद सीड ट्रीटमेंट के बाद, सीड हेल्थ टेस्टिंग के बाद सीड ट्रीटमेंट करना है। बीजों जब लगाना है तो उनको लिए दवाई का उपयोग करना है। तो दवाई अलग अलग प्रकार के फसलों के लिए अलग प्रकार की अपनाई जाती है। तो जैसे इंसेक्टिसाइड अपनाना है, फंगीसाइड अपनाना है, तो इनका उपयोग करना है हमने। सीड ट्रीटमेंट के बाद रेसिस्टेंस या टॉलरेंट वैरायटियों का उपयोग करना है। रेसिस्टेंस और टॉलरेंट, प्रतिरोधक क्षमता जिन किस्मों के अंदर होती है उन किस्मों को अपनाना है। यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट की दवाइयाँ भी आती है, जैसे बोविस्टीन आ गई, कैप्टान आ गई, जीराम आ गई। ये इन दवाइयाँ भी नोट कर लेना, बोविस्टीन, कैप्टान, जीरान, जायराम भी बोल देते हैं इसको। ये सीड ट्रीटमेंट की दवाइयाँ हैं। और उसके बाद ये भी रेसिस्टेंस वाला हो गया। उसके प्लांट स्पेसिंग, ये भी बहुत बड़ा अपनी क्या होता है, बहुत इसका योगदान है। प्लांट स्पेसिंग, बीज से बीज तथा लाइन से लाइन जो दूरियां होती है वो सही मेंटेन करके रखनी पड़ती है, तो ये ध्यान रखना प्लांट स्पेसिंग के लिए। उसके बाद ओवरहेड इरिगेशन नहीं अपनाना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ओवरहेड इरिगेशन होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, फुहारा सिंचाई पद्धति होती है, वो सब्जियों के अंदर नहीं अपनानी, क्योंकि इनके अंदर जो फुहारे के द्वारा या बरसाती जो पानी होता है इनकी गोब के अंदर गिर जाता है, जिससे क्या होता है, कीट या जो तनाछेदक कीट होते हैं ना वो लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना होती है उनकी। उसके बाद ट्रैप क्रॉप का उपयोग करना, और सोविंग टाइम का सही मायने में उपयोग करना। ये थी क्लास 10वीं की पूरी यूनिट नंबर 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं, और आप इन सब को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम के ग्रुप पे जाकर ले सकते हो, वहाँ पे सभी क्लासों की सभी PDFें पड़ी है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जहाँ तक हो सके लाइक करो, ठीक है। और किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो, पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई सुझाव देना चाह रहे हो तो वो भी आप दे सकते हो।